नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। न्यूज आवर में अब बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की और शुरुआत कर लेते हैं बांग्लादेश में। आज नई सरकार के गठन के लिए मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि आज बांग्लादेश में आम चुनाव है और इसे लेकर बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन लगा है। कुल मिलाकर 299 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। 12 करोड़ 77 लाख वोटर्स मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान केंद्रों पर 92.50 हजार सैनिक कर्मी यहां पर तैनात हैं, यानी 92,000 से ज्यादा सैनिक कर्मियों की यहां तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। 1971 के बाद बांग्लादेश चुनाव में सबसे बड़ी ये सैन्य तैनाती है। बांग्लादेश में आज नई सरकार के गठन के लिए मतदान हो रहा है। इन चुनावों पर भारत से लेकर अमेरिका और चीन से लेकर पाकिस्तान तक की नजर बनी हुई है। चुनाव में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग पर ही बैन लगा दिया है। इसके अलावा राजनीतिक हिंसा की कई घटनाएं भी सामने आई हैं, जो कि निष्पक्ष चुनाव के दावों पर भी सवाल खड़ा कर रही हैं। चुनाव में कुल 59 पंजीकृत राजनीतिक दल हिस्सा ले रहे हैं। प्रमुख दलों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP और नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाते इस्लामी शामिल है। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ है। शाम के 4:30 बजे तक ये मतदान चलेगा। तो सवाल यही कि बांग्लादेश में किसकी सरकार होगी और इसके साथ ही क्या जो परिस्थितियां बांग्लादेश में बनी हुई हैं वो सुधर पाएंगी नई सरकार के गठन के बाद, क्योंकि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, क्या नई सरकार उसे रोक पाएगी? अनिश्चितता का माहौल बांग्लादेश में बना हुआ है। अब नए सरकार के गठन से ये उम्मीद की जा रही है कि स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन आज आम चुनाव है। वोटिंग सुबह से लगातार जारी है। बांग्लादेश के चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। कुल उम्मीदवारों की जो संख्या है वो 1981 है। 12 करोड़ 77 लाख मतदाता हैं, जिसमें 6 करोड़ 48 लाख पुरुष हैं, 6 करोड़ 28 लाख महिला मतदाता हैं और 5 करोड़ 60 लाख युवा मतदाता हैं, जो कि आज वोट कास्ट कर रहे हैं। और सबसे जो प्रमुख चेहरे हैं, जिन उम्मीदवारों पर निगाहें टिकी हुई हैं, वो है तारिक रहमान, खालिदा जिया के बेटे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं। शफीकुर रहमान हैं, जमात इस्लामी के उम्मीदवार। नाहिद इस्लाम नेशनल सिटीजन पार्टी के उम्मीदवार हैं। रुहिन हुसैन प्रिंस वाम लोकतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा गुलाम कादर हैं, जातीय पार्टी के उम्मीदवार। मुजीबुर रहमान अमार बांग्लादेश पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन सभी पर, क्योंकि ये दिग्गज हैं और प्रमुख चेहरे हैं, इन पर निगाहें टिकी हुई हैं। इस बार का आम चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बैटल ऑफ बेगम्स इस बार नहीं है। अवामी लीग पर बैन है। फॉरेन अफेयर्स एडिटर रत्नेश द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। रत्नेश जी, बांग्लादेश में आम चुनाव हो रहे हैं और लंबे इंतजार के बाद ये चुनाव हो रहा है। किन मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि जो स्थितियां अभी बांग्लादेश में बनी हुई हैं, खासतौर से अल्पसंख्यकों को लेकर एक उम्मीद जगी है कि नई सरकार का गठन होगा तो शायद स्थितियां बदलेंगी। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जिस तरीके से आज आम चुनाव बांग्लादेश में हो रहा है। लंबे समय के इंतजार के बाद आज लोगों को अपना मताधिकार इस्तेमाल करने का मौका मिला है। 1981 उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं और मुख्य मुकाबला BNP और जमात इस्लामी के बीच देखा जा रहा है। अवामी लीग पर बैन है। लंबे समय से जिस पार्टी ने बांग्लादेश पर राज किया है, वो पार्टी इस बार मुकाबले से बाहर है, क्योंकि अवामी लीग यानी शेख हसीना की ये पार्टी प्रतिबंधित है। ऐसे में BNP और जमात इस्लामी के बीच ये मुख्य मुकाबला कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक। लेकिन जिस तरीके का माहौल बांग्लादेश में बना हुआ है, खासतौर से भारत के साथ रिश्ते जो कि निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं। अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस किस तरीके से बांग्लादेश को डील कर रहे थे, उनकी नीतियों पर सवाल उठे, खूब आलोचनाएं हुई और ये तक भी आरोप लगे कि वो नहीं चाहते थे कि ये इलेक्शन हो। एक्सटेंशन वो चाहते थे, पाकिस्तान के साथ गलबहियां कर रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को बनाने पर तुले हुए थे। इस बीच अब ये आम चुनाव बांग्लादेश में हो रहे हैं। दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। कई प्रमुख चेहरे हैं
जिनके साख दांव पर है। तारिक रहमान जो कि खालिदा जिया के बेटे हैं। खालिदा जिया के निधन के बाद क्या उन्हें सिंपैथी वोट मिलेगा? और जिस तरीके से वो खुद भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, उन्होंने खूब मेहनत की है। 17 साल के निर्वासन के बाद जब वो बांग्लादेश लौटे हैं तो एक नई उम्मीद उनसे जगी है। उन पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इधर जमात इस्लामी की ओर से भी पूरी कोशिश की गई है इस इलेक्शन में सत्ता पर काबिज होने की। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार बांग्लादेश में नई सरकार का जब गठन होगा तो सत्ता की चाबी किसे मिलेगी? भारत के साथ जो नई सरकार होगी वो कैसे रिश्ते रखेगी? ये तमाम पहलू हैं जिस पर चर्चा भी हो रही है। और इसके साथ ही बांग्लादेश में जो आम चुनाव आज हो रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लगातार अस्थिरता और अराजकता का माहौल बांग्लादेश में बना हुआ है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर कई तरह के सवाल उठे हैं। कट्टरवाद को बढ़ावा देने के आरोप, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप, और अब जनता को ये मौका मिल रहा है कि वो अपनी सरकार को चुने। रत्नेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश जी, बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है लंबे समय के बाद, और कितना महत्वपूर्ण ये होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां अभी बांग्लादेश में बनी हुई हैं, खासतौर से अल्पसंख्यकों को लेकर, क्या ये उम्मीद की जाए कि नई सरकार का गठन होगा? हालांकि जो मुख्य मुकाबला है वो बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच है, उनसे क्या उम्मीदें कर सकते हैं? वंदना, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये बांग्लादेश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। 1971 के बाद शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की भारी तैनाती है। बांग्लादेश की हर सड़कों पर बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपने गांव की ओर चले गए हैं जो उनके चुनाव क्षेत्र हैं। ऐसा लग रहा है वहां ईद का माहौल है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे शर्मनाक बात है यूनुस सरकार के लिए कि पिछले एक साल में लगभग 1,500 लोगों की मौत हुई है। और अभी कल ही रतन शाहूकार जो चाय के बागानों में काम करते थे, वो रोज की तरह गए काम करने, और बुधवार की सुबह उनका चाकुओं से गोदा हुआ शव बरामद हुआ जिससे खून लगातार निकल रहा था। मैं बिंदुवार तरीके से बताता हूं। देखिए, इसमें तारिक रहमान करीब 17 सालों बाद देश लौटे हैं, जो बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन हैं। उम्मीद की जा रही है अगर वो चुनाव जीतते हैं तो बांग्लादेश में एक लिबरल जो सबको साथ लेकर चल सकती है, ऐसी सरकार बनेगी। दूसरी ओर जमात इस्लामी पार्टी है जो 11 पार्टियों का गठजोड़ है और जिसके मुखिया हैं शफीकुर रहमान, जो कट्टरपंथी थोड़े माने जाते हैं और मौलाना के वेशभूषा में रहते हैं। अगर उनकी पार्टी जीतती है, हालांकि हफ्ते 2 हफ्ते पहले तक लोग सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये कयास लगा रहे थे कि बीएनपी यानी तारिक रहमान की पार्टी का जीत का दायरा कितना बड़ा होगा। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, लोग शफीकुर रहमान की जमात इस्लामी और तारिक रहमान की बीएनपी के बीच कांटे की टक्कर मारने लगे। दूसरी चीज ये है कि महिलाओं और बुजुर्गों की भागीदारी इस चुनाव में घटी है, यानी इसका नुकसान सीधे सीधे तारिक रहमान की पार्टी को होगा। तीसरी और सबसे अहम बात, जो सबसे बड़ी पार्टी थी जिसको करीब 30-40% जिसके ट्रेडिशनल वोटर्स माने जाते हैं, यानी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, उसको इस चुनाव से बैन कर दिया गया है। शेख हसीना इस समय भारत में निर्वासन का जीवन जी रही हैं, तो जो जीतने वाली पार्टी थी सीधे सीधे वो चुनाव से बाहर है। तो इस समय 11 पार्टियों का गठजोड़ एक तरफ है और तारिक रहमान की बीएनपी एक तरफ है। ऐसे में जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे, एक बात मैं और बताता चलूं, इन चुनाव में हर वोटर 2 वोट डालेगा। एक संवैधानिक चुनाव यानी सांसदों का चुनाव करेगा, दूसरा संवैधानिक सुधारों के लिए चुनाव देगा। और इसमें जुलाई चार्टर यानी संविधान की पूरी तरह से रिफॉर्म किया जाना, इसके लिए भी वोट देगा। इससे बांग्लादेश में एक तरह से हम जिसको कह सकते हैं किसी शब्द में, पूरा इतिहास रचा जा रहा है। लेकिन
बहुत कुछ डिपेंड करता है चुनाव के नतीजे पे। हर तरफ यही चर्चा है कि अगर बीएनपी जीतती है, तारिक रहमान जीतते हैं और वो प्रधानमंत्री बनते हैं, देश के मुखिया बनते हैं, तो बांग्लादेश का भविष्य सुनहरा होगा। जमात इस्लामी की तरफ भी लोगों की इच्छाएं बढ़ी हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि अगर शफीकुर रहमान अपने स्टैंड में चेंज लाते हैं, थोड़ा लिबरल बनते हैं, तो उनका आना भी बुरा नहीं माना जा सकता। लेकिन चुनाव के नतीजों का हमें इंतजार करना पड़ेगा, जो आज से 1-2 दिन बाद आएंगे। बिल्कुल, लेकिन इस चुनाव की वैधता पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक ऐसा लोकतंत्र है, एक ऐसी सरकार है जिसने सबसे बड़ी पार्टी को ही बैन कर दिया जो चुनाव में हिस्सा नहीं ले पा रही है, अवामी लीग की आप भी जिक्र कर रहे थे। और अवामी लीग के बाहर होने से फायदा किसको होगा? देखिए, इसका सीधे से सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है, अवामी लीग का बहुत बड़ा वोट बेस है जो शेख हसीना को पसंद करता है, और शेख हसीना पिछले 15 सालों से सरकार में थीं। उनको असंवैधानिक तरीके से पद से हटाया गया कट्टरपंथियों द्वारा, जिन्हें जबरदस्ती एक दूसरा रिवॉल्यूशन कहा गया बांग्लादेश में, जो कि नहीं था। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का 30-40% वोट वो ज़्यादातर चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। उसमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, ये वोट अनिर्णित वोट रहेंगे। मतलब जब एक चुनावी सर्वे में ये पूछा गया तो ज़्यादातर वोटरों ने ये कहा कि वो चुनाव में वोट डालना पसंद ही नहीं करेंगे। ऐसे में ये वोटर्स ये निर्णायक भूमिका जो निभा सकते थे, वो वोट ही नहीं डालने जा रहे हैं। तो ऐसे में कितने लोगों का रेफरेंडम आएगा बांग्लादेश में, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से 35 से 40% लोगों का ही रेफरेंडम इस चुनाव में आएगा। लेकिन उसी 35-40% वोटिंग में हमें बांग्लादेश का भविष्य देखना है, और ज़्यादातर उम्मीदें जो 2 हफ्ते पहले तारिक रहमान की तरफ झुकी हुई थी, अब कांटे की टक्कर बता रही हैं। देखिए, इस पे यूनुस जो नोबेल प्राइज जीते हुए एक व्यक्ति हैं और ग्रामीण बैंक के लिए जाने जाते हैं अपने, उनके ऊपर कई दाग हैं। 1,500 से ज़्यादा हत्याएं पिछले 1 साल में, और लगातार हिंदुओं की हत्याएं रुक नहीं रही हैं। लगातार हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन किसी न किसी हिंदू को बेरहमी से मारा जा रहा है। ऐसे में यूनुस सरकार कटघरे में है, और उस पर ये दावा भी किया जा रहा है, ये शक भी किया जा रहा है कि वो चुनाव में धांधली करा सकती है और अपनी फेवरेबल गवर्नमेंट को सत्ता में ला सकती है। बिल्कुल, धांधली के आरोप भी लग रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि चुनाव का बहिष्कार एक बड़ा तबका करने वाला है, तो 2024 में मार्च में जब इलेक्शन हुआ था, तब खालिदा जिया की पार्टी ने भी बहिष्कार कर दिया था और आरोप लगाए थे कि जो मौजूदा सरकार थी उस दौरान, यानी तत्कालीन सरकार शेख हसीना की, कि वो ठीक ढंग से चुनाव नहीं कराएंगे, निष्पक्ष नहीं कराएंगे, इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया था। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, बांग्लादेश में चुनाव से पहले एक और हिंदू की हत्या हो गई है। चाय बागान में क्षत विक्षत हालत में रतन का शव मिला है। चंपारा चाय बागान में रतन काम करते थे। रतन के हाथ पैर बंधे हुए थे और शरीर पर गहरे घाव मिले हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव के मतदान से ठीक पहले सनसनीखेज वारदात ने सियासी माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। मौलवी बाजार इलाके में 28 साल के हिंदू युवक रतन साहूकार की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई है। चंपारा इलाके के चाय बागान से रतन का शव बरामद हुआ है। वो इसी बागान में मजदूरी करता था। शव की हालत बेहद भयावह बताई जा रही है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, शरीर पर गहरे घाव के निशान थे, शरीर से खून बह रहा था और इस निर्मम हत्या ने अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल पैदा कर दिया है। एक के बाद एक लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और हैरानी की बात यह है कि इलेक्शन के दौरान भी इतनी बड़ी ये घटना सामने आई है। बांग्लादेश में सवाल ये उठता है कि हिंदुओं का हत्यारा कौन है। एक और हिंदू की हत्या हो गई है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। आज आम चुनाव हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन इस बीच चंपारा चाय बागान में रतन साहूकार की हत्या हुई है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की दास्तान बताते हैं।
18 दिसंबर को मैमनसिंह निवासी दीपू चंद्र दास की हत्या होती है। 24 दिसंबर को राजबाड़ी में अमृत मंडल की हत्या होती है। 29 दिसंबर को मैमनसिंह में ब्रजेंद्र विश्वास की हत्या हो जाती है। इसके बाद 3 जनवरी को ऐसी घटना होती है शरीयतपुर में, जहां खोकन चंद्र दास की हत्या होती है। 5 जनवरी को मोनीरामपुर में राणा प्रताप बैरागी की हत्या होती है। 5 जनवरी को नरसिंदी में शरद चक्रवर्ती मणि की हत्या हो गई। 12 जनवरी को फेनी में समीर कुमार दास की हत्या होती है और 24 जनवरी को चंचल भौमिक को दुकान में जिंदा जला दिया जाता है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की ये कहानी आप सुनेंगे, थर्रा उठेंगे। 8 फरवरी को हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की हिरासत में मौत हो गई। 10 फरवरी को व्यापारी सुषेन सरकार को दुकान में जिंदा जलाया गया और 12 फरवरी को चाय बागान में रतन साहूकार की बेरहमी से हत्या हुई है, जिसकी हम आपको अभी खबर बता भी रहे थे। रत्नेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रत्नेश जी, अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, 2900 से ज्यादा घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं और ताजा मामला बेहद भयावह है। रतन साहूकार का हम जिक्र कर रहे हैं और वो भी इलेक्शन के दिन। देखिए, ये जो अविश्वास और भय और डर का माहौल बांग्लादेश में है, हिंदुओं की हत्या की वजह से वो बहुत गहरा हो गया है। सब कुछ ऐसा लगता है स्टेज मैनेज्ड है, दुनिया के दिखावे के लिए है और यूनुस सरकार बहुत बड़ा कवर अप ऑपरेशन चला रही है। वो चाहती है कि परोक्ष रूप से कि हिंदुओं की हत्याओं पर कोई भी रोक लगा पाने में असफल है और ये चाहती है किसी तरह ये खबर दुनिया के सामने ना आए। लेकिन जो वहाँ मीडिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर हैं, जो मानवाधिकार संगठन हैं, उसमें दुनिया का सबसे निरपेक्ष संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल भी शामिल है, वो लगातार रिपोर्ट कर रहा है। और जैसा मैंने बताया था, जब से यूनुस सरकार आई है और शेख हसीना को भागना पड़ा है, वहाँ से आपदस्थ जीवन निर्वासन का जीना पड़ रहा है, तब से लगभग 425 हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, जिनके आंकड़े अवेलेबल नहीं हैं। ऐसे में चुनाव का होना, पूरी तरह से साफ सुथरा कह पाना बहुत ही मुश्किल है। जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं, ऑब्जर्वर्स, विश्लेषक, सर्वेयर्स, वो सभी लगातार यही बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था तो अभूतपूर्व है। मेरे ख्याल से 1971 के बाद ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बांग्लादेश में देखने को नहीं मिली है। लेकिन जैसा कहा जाता है, पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ ऑप्शंस। शेख हसीना का ना होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, यूनुस का होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इन सब के बीच 30-40% वोट ना पड़ना ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बीच आशा की किरण है तारिक रहमान, जिनके बारे में कहा जाता था कि शायद वो भारी भरकम जीत हासिल करें, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते गए, शफीकुर रहमान जो 11 पार्टियों का गठजोड़ लेकर चल रहे हैं और बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जीत के बीच का आंकड़ा, कयास जो लगाया जा रहा है, जो सर्वे किए जा रहे हैं, उसमें कम होता गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि हिंदुओं की हत्याएं रुक ही नहीं रही हैं। और आपने जिस हत्या का जिक्र किया, वो बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। वो सिर्फ एक वर्कर था चाय बागानों का, चंपारा में रोज की तरह खाना लेके गया काम करने, और बुधवार की सुबह हाथ से बंधा हुआ उसका शव, जिसे चाकुओं से गोदा गया था और घावों से खून रिस रहा था, वो बरामद हुआ। तो ऐसे में जो डर और भय निकाल पाना, मेरे ख्याल से एक फैक्टर ये भी है कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग अनिर्णित वोट दे रहे हैं, मतलब वो वोट देने जा ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, सवाल यही उठता है कि नई सरकार क्या हिंदुओं पर हमले रोक पाएगी? अब जो नई सरकार का गठन होगा, किस तरीके से वो किस दिशा में बांग्लादेश को लेकर जाएंगे? क्योंकि शेख हसीना के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कम्युनिटीज में एक बैलेंस बनाकर रखा और इस तरह की घटनाएं ना के बराबर हुई। लेकिन अब अंतरिम सरकार के दौरान जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, उसके बाद अब ये आम चुनाव उम्मीद की किरण लेकर आया है। जी, देखिए, चुनाव का सबसे मुख्य बिंदु जो है वो चुनावी चार्टर है, जुलाई चार्टर।
जुलाई चार्टर यानी जुलाई के में हुई घटनाओं के आधार पर उनको संज्ञान में लेते हुए संवैधानिक सुधार करना। और यही बात मैं बता रहा था, इस चुनाव में हर मतदाता 2 बैलेट पेपर का उपयोग करेगा। सफेद बैलेट यानी सांसदों का चुनाव, गुलाबी बैलेट यानी संवैधानिक सुधार के लिए हाँ या ना कहना, यानी कि बांग्लादेश कट्टरपंथिता की तरफ जाएगा या एक संवैधानिक डेमोक्रेटिकली सुधारवादी देश बनेगा। इस बहुत कुछ इस चुनाव पर निर्भर करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, 30 से 40% वोटर वोट डाल ही नहीं रहे हैं, तो पूरे बांग्लादेश का भविष्य सिर्फ 35-40% वोटर ही तय करेंगे। लेकिन उसमें से ही जो भी रेफरेंडम आए, इसमें जुलाई चार्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक सुधार आएंगे या देश एक बार फिर आग में सुलगेगा, कट्टरपंथिता की तरफ जाएगा। बस 1-2 दिन की बात, सारी बातें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल रत्नेश जी, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण बांग्लादेश की जनता के लिए होने वाला है, उनके भविष्य के लिए होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।